नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उन पार्टियों के बारे में जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ छोड़ दिया, भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दिया और आज वो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बात करेंगे दक्षिण से उत्तर तक की उन पार्टियों की जिनको पीएम मोदी के नेतृत्व पर भरोसा नहीं था, जिनको भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर कन्फ्यूजन था और उन्होंने बीच रास्ते में ही पीएम मोदी और भाजपा का साथ छोड़ दिया, जिसके कारण आज उनकी स्थिति इतनी खराब हो गई है, उनका साख इतनी गिर गई है कि अब वो वापसी के लिए भी परेशान है और साथ ही इस बात के लिए भी परेशान हैं कि वो अपने अस्तित्व को कैसे बचाएं। तो शुरू करते हैं आंध्र प्रदेश से, दक्षिण भारत से। दक्षिण भारत में ऐसे तमिलनाडु और दूसरी तरफ केरल में दोनों जगहों पर भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी ताकत के रूप में उभर कर नहीं आई थी, लेकिन आंध्र प्रदेश में एक बड़ी ताकत बनके उभरी थी और फिर धीरे धीरे तेलंगाना बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी की स्थिति थोड़ी कमजोर भी हुई, लेकिन वहां पर भाजपा का एक गठबंधन पार्टनर था और वो था तेलुगु देशम पार्टी के चंद्रबाबू नायडू। चंद्रबाबू नायडू ने शुरुआती दौर में प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी को स्वीकार किया और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के साथ विश्वास भी किया। दोनों के बीच गठबंधन हुए और टीडीपी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू धीरे धीरे अपनी साख बढ़ाने लगे राष्ट्रीय राजनीति में, और आंध्र प्रदेश की राजनीति के साथ साथ राष्ट्रीय राजनीति में उनकी भूमिका बढ़ने लगी थी, चर्चाएं तेज हो गई थी। लेकिन अचानक से उनका मोह भंग हो गया। उन्हें लगने लगा कि अब भारतीय जनता पार्टी के साथ रहकर उनकी राजनीतिक इच्छाएं पूरी नहीं हो रही है। एनडीए के साथ वो नहीं रहना चाहते थे और उनको लगने लगा कि आगे के चुनावों में भाजपा जीत नहीं पाएगी, एनडीए जीत नहीं पाएगी, इसलिए सबसे पहले केंद्र से एनडीए से बाहर आ गए, भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दिया। उसके बाद से उनकी दुर्गति शुरू हो गई और फिर अलग अलग चुनावों में आंध्र प्रदेश में उनकी हार होने लगी। लोकसभा चुनाव में मात्र 3 लोकसभा सदस्य 25 सीटों पर से जीत पाए, जबकि वाईआरसीपी जो जगन मोहन रेड्डी की पार्टी है वो धीरे धीरे आंध्र प्रदेश पर कब्जा करते रही। भाजपा और टीडीपी के बीच के गठबंधन से टूटने से सबसे ज़्यादा फायदा जगन मोहन रेड्डी को हुआ और वो आंध्र प्रदेश की सत्ता पर भी कब्जा कर चुके हैं और लोकसभा में 25 में से 22 सीटों पर जीत भी हासिल कर चुके हैं। तो टीडीपी और चंद्रबाबू नायडू दोनों आंध्र प्रदेश तक थोड़े स्तर पर सिमट कर रह गए हैं और आंध्र प्रदेश में भी उनकी वापसी की संभावना बहुत कम दिखाई पड़ रही है। राष्ट्रीय राजनीति की तो बात छोड़ दें कि जिस चंद्रबाबू नायडू के बारे में बिहार से लेके उत्तर प्रदेश तक लोग जानते थे, जिनके राष्ट्रीय राजनीति में एक बड़ी भूमिका हुआ करती थी, आज वो स्टेट में भी पूछे नहीं जाते हैं और उनकी जगह आंध्र प्रदेश से अलग हुए के चंद्रशेखर राव धीरे धीरे राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय हो गए और चंद्रबाबू नायडू नीचे की तरफ गिरते गए। उन्हें भी लगने लगा है कि अब फिर से एनडीए में वापसी करनी चाहिए ताकि कम से कम आंध्र प्रदेश में वो फिर से सत्ता में एक बार फिर से वापसी कर सके। अब आंध्र प्रदेश के बाद चलते हैं तेलंगाना में। तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी ने टीआरएस के साथ गठबंधन नहीं किया, न केसीआर ने भाजपा के साथ गठबंधन किया, लेकिन स्थितियां दूसरी थी। केसीआर एक तरह से पीछे से या छुपे तौर पर भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते रहे, पीएम मोदी की नीतियों के साथ चलते रहे। उन्होंने पार्लियामेंट में जितना बिल आया उस सब में भारतीय जनता पार्टी के साथ वोटिंग की, समर्थन में वोटिंग की, लेकिन धीरे धीरे उनको भी लगने लगा कि अब भाजपा से अलग होना चाहिए। उनको भी टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई भाजपा से और फिर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का
विरोध शुरू कर दिया। हर मंच पर पीएम मोदी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलना शुरू कर दिए। उन्होंने एक गठबंधन बनाने की कोशिश की, जो विपक्षियों का गठबंधन था, छोटी और क्षेत्रीय पार्टियों का गठबंधन होने की संभावना थी। लेकिन अचानक से ये सारे पार्टी आपस में उलझ गए। राष्ट्रपति के चुनाव के समय केसीआर को दूध की मक्खी की तरह बाहर फेंक दिया गया और सारे क्षेत्रीय पार्टियां, चाहे तो शिवसेना हो, एनसीपी हो, टीएमसी हो, ये सारी पार्टियों ने केसीआर से दूरी बना ली और आज वो तेलंगाना में फिर से सरकार बनाने, सत्ता में आने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि जो वहाँ अगले साल चुनाव होना है उसमें सबसे बड़ी चुनौती बनकर भारतीय जनता पार्टी उनके सामने खड़ी है। अब तेलंगाना से आगे बढ़ते हैं महाराष्ट्र की तरफ, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में एक उभरते सितारे के तौर पर आए थे उद्धव ठाकरे। बाला साहब ठाकरे के बाद उद्धव ठाकरे को शिवसेना की कमान मिली थी और जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया तो उसके बाद उद्धव ठाकरे और शिवसेना की औकात भी बढ़ने लगी। सत्ता में आए और 2014 में भाजपा और शिवसेना की सरकार भी बनी। लेकिन 2019 तक आते आते शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ी कि उन्होंने पीएम मोदी और भारतीय जनता पार्टी से दुश्मनी ले ली। 2019 में उन्होंने एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, सरकार बनाई और उसका नतीजा अब सामने है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी पूरी तरह से बिखर चुकी है। 40-40 विधायक शिंदे के साथ चले गए हैं और उद्धव ठाकरे को यह भी पता नहीं लग रहा है कि अब उनके हाथों में शिवसेना होगी कि नहीं, उसका चुनाव चिन्ह होगा कि नहीं। वो पूरी तरह से अलग थलग पड़ गए हैं और अब नए तरीके से अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने की चुनौती उनके सामने खड़ी हो गई है। ये 3 स्टेट की बात नहीं है, उसके बावजूद अलग अलग स्टेट में ऐसी ही स्थिति दूसरी पार्टियों की भी है। अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में सबसे बड़ी पार्टी और मजबूत पार्टी के तौर पर मानी जाती थी अकाली दल। अकाली दल के बात सुनते ही पंजाब याद आता था और अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी के बीच 30 सालों का गठबंधन था। लेकिन एक किसान आंदोलन हुआ और भारतीय जनता पार्टी और पीएम मोदी की नीतियों से मतभेद होकर, अलग होकर अकाली दल ने भारतीय जनता पार्टी और मोदी का साथ छोड़ दिया। उसके बाद अकाली दल को लग रहा था कि किसी तरह से वो सरकार बना लेगी पंजाब में। लेकिन आज अकाली दल को देखिए, अकाली दल की स्थिति ये हो गई है कि 117 सदस्यों वाली पंजाब विधानसभा में केवल 3 विधायक उनके जीत के आए हैं। अकाली दल अपने पार्टी के अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष कर रही है। सुखबीर बादल को लगने लगा है कि अब उनका भविष्य तभी सुधर सकता है जबकि भारतीय जनता पार्टी के साथ फिर से गठबंधन करें और अगले लोकसभा चुनाव में लगभग ये तय माना जा रहा है कि अकाली दल और भाजपा का गठबंधन होगा। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी पहले से ज़्यादा मजबूत स्थिति में होगी, बार्गेनिंग करेगी और ज़्यादा सीटें अकाली दल से लेगी गठबंधन पार्टनर के तौर पर। तो अकाली दल की स्थिति अभी इतनी बुरी हो गई है कि उसके सारे समितियों को, संगठन को भंग कर दिया गया है और अब नए अपॉइंटमेंट किए जा रहे हैं और फिर से एनडीए में वापसी की तैयारी भी की जा रही है। उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसी ही स्थिति हुई। उत्तर प्रदेश में भी ओम प्रकाश राजभर की सुभसपा को गलतफहमी हो गई थी। राजभर को लगने लगा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करके 4 सीटें मिली विधानसभा में, मंत्री पद भी मिल गया, तो अब यहाँ से अलग होंगे तो उनकी इच्छाएं और बढ़ जाएगी, महत्वाकांक्षाएं बढ़ जाएगी और वो ज़्यादा बार्गेनिंग करके ज़्यादा सीटें ले सकते हैं, उनकी राजनीति में ज़्यादा पैठ होगी। विधानसभा चुनाव में उन्होंने सपा के साथ गठबंधन भी किया, लेकिन उसके बाद क्या स्थिति हुई? विधानसभा चुनाव के बाद वो वहाँ से निकल गए और आज भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने के लिए, गठबंधन में आने के लिए बेचैन दिख रहे हैं। बिहार में भी कुछ ऐसी ही स्थिति रही है। बिहार के एक नेता हैं उपेंद्र कुशवाहा, अभी वो जनता दल यूनाइटेड में हैं। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के कुछ दिन पहले की बात सोचिए, 2014-13 की। 2014 के चुनाव से पहले उपेंद्र कुशवाहा को पहले गलतफहमी हुई नीतीश कुमार को लेकर, उन्होंने एक अलग पार्टी बनाई। उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया।
उन्होंने गठबंधन किया और 2014 में लोकसभा चुनाव लड़ा। वो सांसद का चुनाव जीत भी गए और उन्हें कैबिनेट में मंत्री का पद दिया गया, वो मंत्री बन गए। लेकिन 2-3 साल के अंदर ही उनको लगने लगा कि अब भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं रहा जा सकता, इसलिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दिया और बिहार में अपनी पार्टी के लिए जनाधार बढ़ाने की कोशिश करते रहे। 2019 का चुनाव आया और उस चुनाव में वो महागठबंधन के साथ अलायंस करने की कोशिश में लगे रहे, गठबंधन भी किया, लेकिन एक भी सीट उनके हाथ नहीं लगी। 2020 के विधानसभा चुनाव में भी उनकी दुर्दशा वैसी ही हुई। महागठबंधन भी उनको अपने साथ लेने के लिए तैयार नहीं थी और इसलिए उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी को फिर से जनता दल यूनाइटेड में विलय कर दिया। यानी उनकी पार्टी का अस्तित्व खत्म होने के पीछे सबसे बड़ा कारण यही रहा कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन तोड़ा और अपनी पार्टी को खत्म कर लिए। ये लिस्ट बहुत लंबी है। नॉर्थ ईस्ट से लेके दूसरे स्टेट में भी कई पार्टियां ऐसी है जो भाजपा के साथ छोड़कर अलग अस्तित्व की सोच रखे थे और वो विलयित हो गए। कुछ ऐसे नेता भी हैं जैसे नवजोत सिंह सिद्धू, कीर्ति झा आजाद और उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेता हैं, जिन लोगों ने भाजपा का साथ छोड़ा और आज अपनी पहचान के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। इसलिए कहा जाता है कि राजनीति में हर कदम की अपनी अहमियत होती है और वो हर समय और समय की स्थितियों के अनुसार जो फैसला लेता है उसी के आधार पर उसका भविष्य निर्भर करता है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।